नमस्कार, द लॉ पॉइंट पे आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में महाजनपद के बारे में बात की थी। आज हम मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे, जो एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में सूचना देता है। मौर्य वंश की स्थापना करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और नंदों के शासन को समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार राजा बना और बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, वो भारत के महान राजाओं में से एक है। वो राजा बना मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य की जो हमें जानकारी है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए हमें लिखित विवरण भी प्राप्त हैं, अभिलेख और शिलालेख, सिक्कों इत्यादि सभी काफ़ी इसके स्रोत हैं जिसके द्वारा हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसका प्रमुख विवरण हमें प्राप्त होता है वो होता है चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक से। अर्थशास्त्र के अंदर मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। दूसरी एक अन्य पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इंडिका, उसमें भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के द्वारा अनेक प्रकार के अभिलेखों, स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया गया और उन पर लेख उत्कीर्ण करवाए गए, जिसके द्वारा भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और उस समय के जो सिक्के थे उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य जो साम्राज्य था उसके कुल मिलाकर 5 भाग थे। अशोक से पहले तो मौर्य साम्राज्य 4 भागों में भी विभक्त था, लेकिन अशोक ने एक 5वां जो भाग था साम्राज्य के अंदर सम्मिलित किया था, वो था कलिंग। हम कुल 5 भागों की बात कर लेते हैं। नंबर 1 था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। एक था मध्य प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। एक था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और अशोक के द्वारा जीता गया प्रांत यानी कि कलिंग, उसकी राजधानी तोसली थी। इन 5 प्रांतों से मिलकर बनता था पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं क्या हैं? मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है लगभग 321 ईसा पूर्व में हो जाती है, और यह साम्राज्य 185 ईसा पूर्व तक रहता है। इस समय के दौरान ये जो टाइम पीरियड है ये केवल 150 वर्षों का टाइम पीरियड है, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड इस साम्राज्य के पास नहीं है, परंतु फिर भी ये मुख्य राजवंशों में से एक है। कालांतर में जो अनेक राजवंशों ने भारत पर शासन किया है, उनके पास यदि हम एरिया देखें तो मौर्य साम्राज्य से ज़्यादा रहा, और उनका जो शासनकाल था वो भी मौर्य साम्राज्य से ज़्यादा है। लेकिन मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे वो अपना महत्वपूर्ण स्थान एक तो इस वजह से रखते हैं कि ये बहुत विनीत राजा थे। बाद के जो राजा हैं वो मुख्य रूप से वो थोड़े से कठोर ज़्यादा हैं, और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल अपने राज्य का विस्तार करना था। अशोक के बारे में हम सब जानते ही हैं कि कलिंग के युद्ध में जो रक्तपात हुआ उससे उसका मन द्रवित हो गया, और उसके बाद उसने युद्ध की नीति का ही परित्याग कर दिया। उस समय जो युद्ध की नीति थी उसे भैरी घोष कहा जाता था, और उसने भैरी घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति अपना ली। धम्म घोष का मतलब था धार्मिक नीति। अब इस धार्मिक नीति के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें नैतिक आचरण के नियम होते थे जो जनता तक शिलालेखों के माध्यम से, स्तंभों के माध्यम से पहुंचाए जाते थे। जगह जगह पर स्तूप स्थापित किए जाते थे जिन पर लेख उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी की, जिसे धम्म महामात्र कहा गया। जनता का सुख दुख जानने के लिए उसने एक अन्य अधिकारी की नियुक्ति की, जिसको प्रतिवेदक कहा जाता था। वह जनता के बारे में सारी जानकारी ग्रहण करता और उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से राजा के सामने पेश होकर वह सारी सूचना देता था। तो इस प्रकार से अशोक को पहला ऐसा राजा माना जाता है जिसका जनता के साथ प्रत्यक्ष संवाद था। ये जो 5 प्रमुख केंद्र हैं, तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तोसली और पाटलिपुत्र, अगर हम ये बात करें तो ये बहुत सोच समझकर ये 5 प्रमुख केंद्र बनाए गए थे मौर्य काल के अंदर। जहाँ एक तरफ अफगानिस्तान जो था वो पर्वतीय क्षेत्र था और वो मौर्य साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करता था बाहरी आक्रमणकारियों से। दूसरी तरफ उड़ीसा का तटवर्ती इलाका, जहाँ से व्यापार बहुत अच्छी मात्रा में किया जा सकता था।
उड़ीसा के जंगलों से हाथी भी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते थे, जो उस समय की सैनिक शक्ति का पर्याय थे। इसके अलावा जो तक्षशिला और उज्जैनी हैं वो प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण थे। सुवर्णगिरी इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर सोने की खदानें थी और जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक थी। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की सैनिक शक्ति के बारे में। सैनिक शक्ति के हम जानते हैं कि राजाओं के पास भिन्न भिन्न प्रकार की सेना होती थी। थल सेना जिसमें पैदल, घोड़े वाले, हाथी वाले, रथ वाले, ये कई प्रकार के सैनिक होते थे। तो मौर्य काल में जो इनको जो अलग अलग भागों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बांट दिया गया था। मेगास्थनीज विवरण देता है कि इस प्रकार से सैनिकों की 6 उपसमितियां बनी हुई थी, जिसमें से एक उपसमिति पैदल सेना के लिए थी, एक उपसमिति थी अश्व सेना के लिए, एक उपसमिति थी हस्ती सेना के लिए यानी कि हाथियों की सेना के लिए, एक उपसमिति थी जल सेना के लिए और एक उपसमिति थी रथ सेना के लिए। अब एक और उपसमिति है जिसे यातायात व खान पान से संबंधित किया गया था। इस उपसमिति का कार्य क्या था? यह उपसमिति बाकी 5 विभागों को खान पान की सुविधा उपलब्ध कराती थी। विभिन्न सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य भी इसका था। जो सैनिकों के काफिले के साथ पशु जाते थे उनके चारे की व्यवस्था भी यही करती थी। विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को भी युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने का कार्य ये वाली उपसमिति करती थी, जिसका नाम था यातायात उपसमिति। सैनिक व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ थी और उस समय जो जासूस व्यवस्था थी वो भी बहुत अधिक सुदृढ़ थी। 2 प्रकार के जासूस थे उस समय में, एक तो थे संचार और एक थे संस्था। जो जासूस एक ही स्थान पर रहकर अपने सारा कार्य करते थे उन्हें संस्था कहा गया, और जो जासूस घूम घूम कर सूचनाएं एकत्रित करते थे उन्हें संचार कह दिया गया। उस समय न्याय व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण थी। वर्तमान में हम जानते हैं कि 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, फौजदारी और दीवानी न्यायालय। उस समय भी न्यायालयों का इस प्रकार से विभेद किया गया था, उन्हें 2 भागों में बांटा गया था। उनके 2 के नाम थे, जैसे वर्तमान में जो फौजदारी है उस समय कंटक शोधन के नाम से जाना जाता था, और जो आजकल के दीवानी न्यायालय हैं वो उस समय धर्मस्थीय के नाम से जाने जाते थे। सेना की सुदृढ़ व्यवस्था हो, चाहे न्याय हो, चाहे जासूसी हो, सभी प्रकार की सुदृढ़ व्यवस्थाओं के साथ साथ मौर्य साम्राज्य जो धम था वो अपनी एक विशेष स्थान रखता है भारतीय इतिहास के अंदर, जिस कारण से ही अशोक जैसे नेता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक भी प्रेरणा स्रोत बने रहे। हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।